हम लोग गैसेस लॉ जो हम लोग पढ़ रहे थे स्टेट ऑफ मैटर में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे आज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और उसके बाद रियल बिहेवियर ऑफ गैसेस, रियल बिहेवियर ऑफ रियल गैस। देयर आफ्टर तुमको कुछ हम लोग लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, लिक्विड स्टेट के भी कुछ टॉपिक्स हैं जिसकी देखते हैं इस वीडियो में कितना डील कर पाते हैं, और कुछ क्वेश्चंस भी बता देते हैं। पहले आइडियल गैस का जो तुम्हारा था, आइडियल गैस लॉ के से रिलेटेड एक आध दो क्वेश्चन देखते हैं। देयर आफ्टर फिर रियल गैस बिहेवियर, उस पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और रियल गैस, इन सबों का भी इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो हमारा जैसे कुछ क्वेश्चंस जैसे देते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ O2 gas at 760 mm of Hg pressure and 27 degree Celsius temperature if volume occupied by the gas is 8.3 liter, is 8.3 liter, इज 8.3 ml कर दो, इज 8.3 ml, इज 8.3 ml। अब देखते हैं इसको। तो हम लोग के लिए ये जो आइडियल गैस इक्वेशन के आधार पर इसको सॉल्व करेंगे। तो जाहिर है कि ये O2 आइडियल गैस है, तो इसमें PV इक्वल्स टू nRT, इस पर इसको बैठाते हैं। PV इक्वल्स टू nRT। तो प्रेशर तुमको जो है R का वैल्यू जब हम 0.083 लेंगे तो प्रेशर चाहिए हम लोग बार में या एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो 760 mm ऑफ Hg बाय 760 mm, तो ये तुम्हारा हो गया इतना बार, 1 बार जिसको कह सकते हैं प्रेशर हो गया। वॉल्यूम है तुमको 8.3 ml है, तो ये तुमको लीटर में होना चाहिए, तो 8.3 बाय 1000। मोल को लिख सकते हैं हम लोग मास बाय मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज 32 ग्राम इंटू 0.083 इंटू टेम्परेचर हो गया 27 डिग्री का, मतलब हो गया टेम्परेचर T इक्वल्स टू क्या, कितना हो गया 300 केल्विन। 27 डिग्री सेल्सियस को 300 केल्विन यहाँ पर नोट कर, T इक्वल टू लिख देते हैं, T इक्वल टू 27 प्लस इसको डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदलते हैं तो 300 केल्विन, ये तुम्हारा हो गया। तो m निकालना, तो ये इधर तुमको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m इक्वल्स टू ये इधर 32 चला जाएगा, ये तुमको हो गया वॉल्यूम जो तुम्हारा हो गया 200 ml बाय 1000, 8.3 बाय 1000, तो ये तुम्हारा हो गया m इक्वल्स टू हो जाएगा, जो कि मास में निकालना है, तो 32 तो इधर चला जाएगा, ये 1 हो गया है। 32 इंटू 8.3 बाय 1000 इक्वल्स टू m, और इंटू इधर की तरफ इसको ले लेते हैं 0.083 बाय ये कितना हो जाएगा 0.083 है तो बाय 1000, ये भी हो गया बाय 1000 इंटू 300। चलो, तो ये 1000 तुम्हारा, तो ये नीचे कैंसिल आउट हो गया। यहाँ 8.3, यहाँ है 83 हो गया अभी, तो 10 बार में ये हो गया तुम्हारा कैंसिल आउट, ये 10 हो गया, तो ये तुमको 1000 ये नीचे चला जाएगा, ये 300 इंटू 10, तो m इक्वल्स टू हो गया 32 बाय 3 इंटू 1000, तो 10.6 मिलीग्राम आंसर हो गया। ये करीब करीब इतना हो जाएगा तुम्हें।
तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसको किस ढंग से बैठाए उस फार्मूला पर बैठाने के लिए सीखो। जिस पर देखो जैसे कि हमने एसआई यूनिट में वर्क नहीं करके हमने आर का वैल्यू चूज किया है। आर का जो वैल्यू एक होता है तुमको जो यूनिट में, उसके आधार पर जब देखो आर इक्वल्स टू होता है 0.083 बार में प्रेशर होना चाहिए, लीटर में वॉल्यूम होना चाहिए और पर मोल पर केल्विन इसमें होना चाहिए। तो इसके आधार पर इसको सेट किया गया, तो ये तुम्हारा आर का वैल्यू आ गया ये। तो आर का वैल्यू के आधार पर, तो इसके लिए क्या किया गया, यहाँ पर जो ठीक से देखने की कोशिश करो, इसको कन्वर्ट कर दिया, इसको mm/Hg को 760 से डिवाइड करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर या बार में कन्वर्ट कर लिया गया। ml था तुम्हारा जिसको उसको क्या करें 1000 से डिवाइड करके लीटर में कन्वर्ट किया गया, जिसका यूनिट सजेस्ट कर रहा है। और मोल को ले दिया मास बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये तो ग्राम में है 32, तो ये ग्राम में आंसर आ जाएगा, लेकिन 1000 से, और इसको टेम्परेचर को केल्विन में रखना है, तो 273 प्लस कर दिया गया। तो इसे कैसे बैठाते हैं फार्मूला पर, एक सिंपल के रूप में मैंने क्वेश्चन बताया, और बाकी जो भी क्वेश्चन है तुम एनसीईआरटी बुक से भी बना सकते हो। एग्जाम्पलर प्रॉब्लम भी है, और राइसोल ऐप पर आकर के राइसोल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, उसमें तुमको और भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि तुमको जो कि जेईई मेंस जेईई एडवांस उस लेवल के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जो प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव के लिए भी तुमको है उस ऐप पर मिल जाएगा। जब जिस क्वेश्चन में दिक्कत हो तुम हमसे संपर्क भी उस ऐप के माध्यम से कर सकते हो। एक क्वेश्चन और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का देते हैं, आई होप कि ये समझ में आ गया। फिर ध्यान से देखो कि अगर एसआई यूनिट में वर्क करना चाहोगे, तो एसआई यूनिट में वर्क करना चाहोगे तो प्रेशर को बदलना पड़ेगा पास्कल में, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 1.013 × 10⁵ पास्कल। अब वॉल्यूम को बदलना होगा मीटर क्यूब में, तो 1000 लीटर इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब, और n तुम्हारा तो मोल मास तो खैर जिसमें रखोगे, और r का वैल्यू 8.314, और टेम्परेचर तो केल्विन में रहेगा ही। तो इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हो। एक क्वेश्चन देखते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का, देख लेते हैं। $8 ग्राम O2 and 1 ग्राम H2 is placed in a vessel which exert a pressure of 200 mm of Hg, 200 mm of Hg. Calculate the partial pressure of O2 and H2. इसका कैलकुलेट किया जाए, तो जाहिर है कि पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो पार्शियल प्रेशर मतलब कि इसके कारण क्या प्रेशर रहा होगा वेसल का, जिस टेम्परेचर सेम टेम्परेचर में सब एक ही वेसल में है। तो जाहिर है कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है कि P1 इक्वल्स टू N1 बाय N1 प्लस N2 इंटू टोटल प्रेशर P टोटल। तो अगर हम लोग H2 का मोल चाहें पार्शियल प्रेशर, तो यहाँ पर अगर O2 का चाहें तो मोल ऑफ O2 हो जाएगा बाय मोल ऑफ O2 प्लस मोल ऑफ H2 इंटू P टोटल। तो अब यहीं पर बैठा देते हैं इसको, तो तुम्हारा कितना है मोल ऑफ O2 तो 8 हो गया, और 32 16 इंटू 2 डिवाइड बाई 8/32, और प्लस हो गया 1/2 हाइड्रोजन का इंटू 200 mm ऑफ Hg है तुमको, 200 mm ऑफ Hg। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। ये 1/4 हो गया, ये 1/4 प्लस 1/2 दैट इज 3/4, तो इसका 1/3 हो गया, दैट इज 200/3 mm ऑफ Hg प्रेशर आ गया तुम्हें। अब इसी टाइप से हम लोग प्रेशर ऑफ H2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रेशर ऑफ H2 जब होगा तो मोल ऑफ H2
बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 इंटू P टोटल। तो दैट्स इक्वल टू क्या होगा 1/2 बाय 8/32 प्लस 1/2 इंटू 200 mm ऑफ Hg। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 8/32 1/2 बाय 3/4। तो ये हो गया तुम्हें 2/3 टाइम्स, मतलब 400/3 mm ऑफ Hg। ये दोनों ये पार्शियल प्रेशर का आंसर हो गया तुम्हें 200/3 mm ऑफ Hg और 200/3 mm ऑफ Hg O2 का पार्शियल प्रेशर, इसका दोनों का सम हो जाएगा तो 200 mm ऑफ Hg। तो ये तुम्हारा पार्शियल प्रेशर इस ढंग से कैलकुलेट कर सकते हैं, डाल्टन साहब पार्शियल प्रेशर का हो गया। इसी तरह से तुम क्वेश्चंस और भी जो कि तुमको चाहो इसमें तुम किसी भी क्वेश्चन में जिसमें कि क्वांटिटीज नहीं पता हो तो आप पीवीआर और एनआरटी पर काम करें। वो सारे क्वेश्चंस में आइडियल बिहेवियर के ही अधिकांश क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं शुरुआत में, उस पर क्वेश्चंस बन जाएंगे। और जिस क्वेश्चन में दिक्कत हो तुम हमसे राइट टूल ऐप के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। कोई पर्सनल प्रॉब्लम पूछना हो, कोई भी कंसेप्ट में दिक्कत हो तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। अब हम लोग देखते हैं ये जो है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ गैसेस। तो ये नाम से पता चला काइनेटिक इंटरप्रिटेशन थ्योरी ऑफ गैस है। तो गैस का ये जो थ्योरी तैयार किया गया है वो काइनेटिक बिहेवियर, मतलब कि मॉलिक्यूल्स जो हैं गैस के मॉलिक्यूल्स तुमको रैंडम मोशन में रहते हैं। मॉलिक्यूल्स जो गैस के हैं वो रैंडम मोशन में रहते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। The gas behavior depends upon the motion of molecules which forms the gas. Following are the assumptions. Following are the assumption of ideal gas taken into consideration. तो ये सब तुम्हारा है। जैसे पहला है the molecules are negligible in size in comparison to the space, in comparison to the distance, in comparison to the separation कर सकते हैं, in comparison to the separation between the molecules. तो मॉलिक्यूल के सेपरेशन के तुलना में जो कि गैस का मॉलिक्यूल का जो साइज होगा वो छोटा होता है। मॉलिक्यूल का सेपरेशन बहुत ज़्यादा होता है और उसके कंपैरिजन में जो कि साइज होता है मॉलिक्यूल का छोटा होता है, इसीलिए हम उसे गैस को कंप्रेस भी कर पाते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस खाली होता है इसलिए गैस को हम लोग इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। ये इस बात से के आधार पर भी ये तर्क निकलता है कि स्पेस ज़्यादा होता है इसलिए हम लोग उसको कंप्रेस कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पशन है तुमको
द प्रेशर exerted by gas due to collision takes place by the molecule between molecules and wall of the container. The molecular attraction is negligible मतलब मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। जबकि जो भी प्रेशर एग्जर्ट होगा सिर्फ मॉलिक्यूल जो कि कोलिजन करेगा वॉल के साथ उसी के कारण प्रेशर एग्जर्ट होगा, और इस कारण से जो कि मॉलिक्यूल का जो कि अट्रैक्शन जो कि अपना मॉलिक्यूल के बीच में जो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो उसके तुलना में नेग्लिजिबल होगा। मतलब उसके कारण जो प्रेशर होगा वो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तीसरा, द कोलिजन takes place should be perfectly elastic and energy conserved and kinetic energy remains conserved before and after collision। तो कोलिजन जो होगा तुमको परफेक्टली इलास्टिक होगा और इसमें कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। जो इनिशियली जो कोलिजन के पहले का जो एनर्जी है और बाद का जो एनर्जी होगा वो इक्वल होगा। नंबर 4 हो गया तुम्हें, द कोलिजन तुम्हारा जो है परफेक्टली इलास्टिक होगा। द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल changes during collision after collision so an average kinetic energy is considered, which is directly proportional to absolute temperature। तो ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। तो जो तुम्हारा तो ये सब काइनेटिक थ्योरी, और मॉलिक्यूल्स की संख्या इतनी अधिक होती है कि हर डायरेक्शन में जाने वाले मॉलिक्यूल की संख्या को हम सिमेट्रिकल मान सकते हैं। तो ये सब एजम्पशंस लिए गए हैं और इसके आधार पर हम लोग PV = nRT को डिराइव कर सकते हैं। आइडियल गैस इस सब कंसिडरेशन के आधार पर हम लोग PV = nRT को डिराइव कर सकते हैं, जो कि हमारे बुक में जो है NCERT बुक में डेरिवेशन नहीं दिया गया है और इसको डिराइव किया जा सकता है। आइडियल बिहेवियर के आधार पर इस इक्वेशन को लाया जा सकता है। सारे गैस के सारे बिहेवियर को हम लोग इस बात के आधार पर कि कोई मॉलिक्यूल गैस जो होता है मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, उसके मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में रहते हैं और उसके मोशन के आधार पर हम लोग जो कि है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, उसके मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मीन स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड वगैरह का जो फार्मूला होता है जो तुम्हारे बुक में नहीं दिया हुआ, इसे ये फार्मूला होता है रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर का मतलब देखो क्या होता है, पहले स्क्वायर कीजिए सारे के मॉलिक्यूल के स्पीड को, उसका मीन निकाल लीजिए एवरेज और उसको स्क्वायर रूट कर दीजिए। तो दैट्स इक्वल तो ये फॉर्मूला था √3RT बाय m0। m0 हो गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, जाहिर है कि R का वैल्यू 8.31 प्रयोग करोगे तो ये मॉलिक्यूलर वेट तो ग्राम होता है, इट शुड बी कन्वर्टेड इन kg।
ग्राम में होता है, इसको कन्वर्ट कीजिए केजी में, और टी तो जाहिर है कि तुम्हारा किस में रहेगा, टेम्परेचर इन केल्विन। ये आरएमएस स्पीड कहता है, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड, आरएमएस का शॉर्ट फुल फॉर्म है रूट मीन स्क्वायर। तो पहले क्या करना है, पहले स्क्वायर करेंगे सारे के स्पीड के, सारे मॉलिक्यूल के स्पीड को स्क्वायर करेंगे, उसका फिर एवरेज ले लेंगे, उसके मॉलिक्यूल के नंबर से डिवाइड कर देंगे और उसका स्क्वायर रूट कर देंगे, तो जो स्पीड मिलता है उसे हम लोग रूट मीन स्पीड कहते हैं। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज का जो एजम्पशन है उसके आधार पर हम लोग डिराइव कर सकते हैं कि अगर वाल से टकराता है फिर ये वापस लौटता है कितना टाइम लगा, तो इसके आधार पर स्पीड वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके आधार पर इसको डेरिवेशन किया जाता है। तो जाहिर है कि तुम्हारे बुक में नहीं दिया हुआ, इसलिए इसको डेरिवेशन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो ये तुम्हारा जो है रूट मीन स्पीड का ये फार्मूला भी नहीं दिया, लेकिन ये फार्मूला बहुत जगह पर वर्क आता है। तो फिजिक्स में तुम्हारा जो है बुक है क्लास 12 का, क्लास 11 का जो फिजिक्स है उसमें दिया हुआ है, वहाँ भी फार्मूला है, और भी इसके बारे में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस नाम से एक चैप्टर ये फिजिक्स में भी है, तो उसमें भी तुम पढ़ोगे इसको। तो कुछ उसमें जब उसके इन सब से और अधिक जानकारी तुमको उस चैप्टर में दी जाएगी जब पढ़ाई होगी उसकी। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज का इतना ही तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के एजम्पशंस हैं जिसके आधार पर आइडियल बिहेवियर को डिफाइन किया गया है, लेकिन जो रियल गैस होते हैं वो कंप्लीटली आइडियल की तरह कभी भी बिहेव नहीं करते हैं, वो उसके बिहेवियर जाहिर है कि डिफरेंट होते हैं। तो बिहेवियर ऑफ हम लोग अब देखते हैं रियल गैसेस। Behavior of real gases. Behavior of real gases. The gas cannot behave ideally because the molecule has significant size and the intermolecular attraction is not negligible. Intermolecular attraction is not negligible. When is not negligible, ये नेग्लिजिबल नहीं होगा। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन नेग्लिजिबल इज नॉट नेग्लिजिबल इफ एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो ये दोनों कंडीशन में आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जो कि मॉलिक्यूल का साइज और किसको कहते हैं, मॉलिक्यूल का साइज और जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाता है ये डोमिनेंट होता जाता है। तो जो आइडियल और जैसे जैसे ये जो गैस का जो आइडियल व्यवहार से गैस दूर भागता जाता है, तो कोई भी गैस आइडियल गैस की तरह तो कभी बिहेव नहीं करता है, लेकिन जबकि लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ये ज़्यादा आइडियल गैस के बिहेवियर से और भी ज़्यादा दूर भागता है। तो Van der Waal has taken into consideration of intermolecular forces, intermolecular attraction and size of molecule to give रियल गैस इक्वेशन। तो रियल गैस इक्वेशन कुछ इस तरह से है, P + A n² / V - NB स्मॉल b
दैट्स इक्वल्स टू nRT। तो यहाँ पर जाएगा सिंबल, तो सबका मीनिंग तो समझो, प्रेशर P स्टैंड्स फॉर प्रेशर, V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर इन केल्विन, R स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, N इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस हो गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। और A और B तुमको यहाँ पर दो, A एंड B, A इज constant for a gas which depends upon intermolecular attraction of the gas, intermolecular force present in the gas. B is constant which depends upon size of molecule of gas। तो ये साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा। ये तुमको ए जो है, तो ए का सिग्निफिकेशन है कि ये तुमको, इसको हम लोग ए और बी को हम लोग वैंडरवाल कांस्टेंट कह सकते हैं। ए और बी को हम लोग क्या कहेंगे, ए बी वैंडरवाल कांस्टेंट हो गया, ए कॉमा बी ये हो गया वैंडरवाल कांस्टेंट। तो ए तुम्हारा जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एट्रैक्शन को बताएगा और बी साइज ऑफ मॉलिक्यूल को बताता है। साइज ऑफ मॉलिक्यूल बड़ा होगा तो बी का साइज बड़ा होगा, अगर इंटरमॉलिक्यूलर एट्रैक्शन तुमको ज़्यादा है तो ए बड़ा होगा, ए का नंबर। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जैसे तुमको डायपोल इंट्रैक्शन है, डिस्पर्सन फोर्स जिसमें कि एक जिसका मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होता है, तो डायपोल इंट्रैक्शन हुआ सबसे वीकेस्ट। उसका तुमको डायपोल इंट्रैक्शन है, उससे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, कहीं आयन है तो वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो वो तो जनरली सॉलिड वगैरह में चले जाते हैं। गैस स्टेट में जाहिर है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कर सकते हो है। और उस स्थिति में जिसमें कि इंटरमॉलिक्यूलर एट्रैक्शन ज़्यादा होगा उसका ए ज़्यादा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगा तो ए का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो कौन सा वैल्यू रियल गैस जो है तुमको, इसके लिए एक हम लोग डिफाइन करते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो भी रियल किसी एट ए सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर, दो भी जो कि रियल गैस का जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा टू दी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आइडियल गैस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ये तुम्हारा होगा ए बी का, इसमें वैंडरवाल कांस्टेंट हो गया भी पी प्लस ए, और एक मोल गैस के लिए है तो एन का वैल्यू 1 रख दीजिए इसमें, और जेड का वैल्यू अब जैसे लिखते हैं हम लोग कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। चलो तो यहीं पे देते हैं, और नहीं तो इसको मिटा देते हैं। चलो इसको मिटा करके लिखते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z, the ratio of volume of real gas to the volume of ideal gas at same temperature and pressure is called compressibility factor Z। Z इक्वल टू हो गया भी रियल बाय भी आइडियल। तो रियल गैस का वॉल्यूम बाय आइडियल गैस का वॉल्यूम, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा। और आइडियल गैस के लिए होगा पी भी फॉर आइडियल गैस
फॉर आइडियल गैस पी भी इक्वल्स टू nRT। तो भी आइडियल कितना हो गया, भी आइडियल इक्वल्स टू nRT बाय पी। तो Z इक्वल्स टू हो गया तुमको भी रियल भी इंटू पी बाय nRT। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, ये हो गया भी वॉल्यूम ऑफ रियल गैस। इसको हम लोग कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं। Z का वैल्यू हो गया PV बाय nRT, Z का वैल्यू हो गया PV बाय nRT। ये तुम्हारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हो गया। और जहाँ तक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की बात है तो ये तुमको एक ग्राफ से देख सकते हो। तुमको ये जैसे कि है तुमको एक प्रेशर यहाँ रख दें, यहाँ प्रेशर P दे दें और Z का दे दें, यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दे दें Z इज इक्वल टू 1। तो आइडियल गैस के लिए तो ये 1 हो जाएगा। Z इक्वल्स टू हो गया तुमको 1 फॉर आइडियल गैस। Z इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हें, Z इज इक्वल टू PV बाय nRT। और ये हो गया 1 है, Z का वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया, ये 1 है। ये आइडियल गैस के लिए Z इक्वल्स टू 1, इस जगह पर Z का वैल्यू 1 है यहाँ पर। तो फॉर आइडियल गैस Z बराबर 1 यहाँ लिख भी सकते हैं। फॉर आइडियल गैस Z इक्वल्स टू 1, तो जाहिर है कि उसका 1 हो गया। तो कौन सा गैस कितना मतलब कि तुमको इससे डिफर करता है, इसके द्वारा पता कर सकते हो। जैसे कि ये तुम्हारा जैसे हाइड्रोजन गैस है तुम्हारा, तो ये तुम्हारा ऊपर ऐसे चला जाएगा। N2 गैस कुछ ऐसे चला जाता है, ये H2 का है, ये N2 का है। और ये सब जो गैस है तुमको जो कि है इस ढंग से तुमको जाता है CO, CH4, CH4, ये सब CO4, CO, इस टाइप का गैस जो है तुमको नीचे से जा करके CO2, इन सब का गैस का तुमको इस ढंग से होता है। तुमको नीचे पहले Z जो है निगेटिव डेविएशन, फिर जाके पॉजिटिव डेविएशन हो गया। ये तुमको Z जब ऊपर की ओर गया तो ये पॉजिटिव डेविएशन हो गया। Z ऊपर जो जग गया तो तुम्हारा ये Z ग्रेटर देन 1 पॉजिटिव डेविएशन, Z लेस देन 1 निगेटिव डेविएशन, Z ग्रेटर देन 1 पॉजिटिव डेविएशन, Z लेस देन 1 निगेटिव डेविएशन, और Z इक्वल्स टू 1 आइडियल बिहेवियर। ये तुम्हारा Z ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 है। एक होता है तुमको बॉयल्स टेम्परेचर। जब तुमको कोई गैस अगर बॉयल्स टेम्परेचर कहते हैं, Z ग्रेटर देन 1 हो गया तुमको, तो ये तुमको पॉजिटिव डेविएशन। बॉयल टेम्परेचर द टेम्परेचर at which real gas behaves ideally at an appreciable change of pressure, in pressure is called ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, एप्रिसिएबल चेंज ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड क्या होगा तुमको, इज कॉल्ड बॉयल टेम्परेचर, एवब बॉयल टेम्परेचर Z ग्रेटर देन 1 एंड बिलो बॉयल टेम्परेचर Z लेस देन 1, और एट बॉयल टेम्परेचर Z इज इक्वल टू 1। तो ये बॉयल टेम्परेचर जहाँ पर कि तुमको ये गैस बिहेव करता है आइडियली, और तुमको जहाँ तक ये है H2HE ये सब तुमको हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। क्योंकि गैस कब तुमको अब आइडियल बिहेवियर शो करेगा, गैस जो तुमको है गैस बिहेव्स, रियल गैस behaves ideally at low pressure
एंड हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ये तुमको आइडियल बिहेवियर शो करेगा। लो प्रेशर और जैसे जैसे प्रेशर लो होता जाएगा तो इसका जो बिहेवियर है तुम्हारा आइडियल के करीब होता जाएगा। तो ये लो बिहेवियर, लो टेम्परेचर और लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर ये आइडियल गैस की तरह व्यवहार करेगा तुमको रियल गैस। और रियल गैस तुमको जैसे कि है तुमको कुछ जो H2N2 ये सब जो तुम्हारा होता है जिसका अगर A कम है तो इफ A इज लेस, एग्जाम्पल कैसे हो गया तुमको H2He, तो Z ग्रेटर देन 1 ही होगा ऑलवेज। और अगर तुमको एट लो, और जहाँ तक है तुमको Z ग्रेटर देन 1 होगा एट लो प्रेशर ऑल्सो, एट लो प्रेशर भी। और बाकी तुमको बाकी गैस के लिए फॉर एट Z लेस देन 1 फॉर CO2 CH4 एट लो प्रेशर बट Z ग्रेटर देन 1 एट हाई प्रेशर। तो ये तुमको एक जो तुम्हारा है इसके लिए Z, जैसे कि तुमको Z का वैल्यू जो होता है तुम्हारा PV/RT, उसको तुम लोग शो भी कर सकते हैं कि Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। अगर हाई टेम्परेचर है तो उस स्थिति में Z ग्रेटर देन 1 ही होगा। लेकिन लो प्रेशर होता है, जब प्रेशर कम है तो वॉल्यूम का तुमको ये जो तुम्हारा है इस बात को दिखा भी सकते हैं। जैसे कि एक मिनट इसको दिखाते हैं। इसको आइडियल गैस इक्वेशन से शो भी कर सकते हैं। इसको आइडियल गैस इक्वेशन के आधार पर Z का वैल्यू निकाल के दिखाते हैं। Calculation of Z, P plus A by V square into V minus B बराबर RT, वेंडर वाल इक्वेशन फॉर n equals to 1। P plus A by V square into V minus B is equal to RT। तो अब जो तुमको है P plus A by V square हो गया into V minus B, तो एट लो प्रेशर V माइनस B वॉल्यूम ज़्यादा होगा, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू V। जब प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर लो है तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब V माइनस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। तो P प्लस A बाय V स्क्वायर इंटू V इज इक्वल टू RT। तो PV प्लस A बाय V इज इक्वल टू RT। तो PV बराबर RT माइनस A बाय V। तो डिवाइड कर देते हैं PV बाय RT इक्वल्स टू 1 माइनस A बाय VRT, A बाय VRT। तो Z इज इक्वल टू 1 माइनस A बाय VRT, या Z ग्रेट लेस देन 1, बट फॉर H2 एंड He Z ऑलवेज ग्रेटर देन 1, Z ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, Z ऑलवेज ग्रेटर देन 1। एट हाई प्रेशर जब करेंगे तो एट हाई प्रेशर, तो जब प्रेशर ज़्यादा होगा एट हाई प्रेशर क्या हो जाएगा, एट हाई प्रेशर P प्लस A बाय V स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू P।
तो P इंटू वी माइनस बी बराबर आर टी। तो पी भी बराबर पी बी प्लस आर टी, या Z बराबर पी बी बाय आर टी प्लस 1। तो Z ग्रेटर देन 1, तो ये तुम्हारा होता है Z ग्रेटर देन 1 हो गया तुम्हारा। तो जनरली जो गैस का होता है लो टेम्परेचर पे, लो प्रेशर पे, जैसे अभी हम दिखा भी रहे थे जनरली गैस का, तुमको Z का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये लो प्रेशर पे कम होता है, उसके बाद एवब होता है। लेकिन H2HE इस सब का जो तुमको होता है ये तुमको ऊपर ही जाता है, H2 वगैरह का। ये तुमको, चूंकि इसका A इज वेरी वीक, A इज इंटरमोलिकुलर फोर्स इज वीक, इसलिए एक जब कम होता है तो P लो प्रेशर है चाहे हाई प्रेशर, उसका A ही नेग्लिजिबल हो जाता है। इसमें तुम्हारा A ही नेग्लिजिबल, तो यही डेरिवेशन उसमें हो जाता है हमेशा वैलिड B की जगह। तो ये तुम्हारा Z का वैल्यू कैलकुलेट कर दिया गया। तो ये तुम्हारा किसका Z का वैल्यू कम होता है, किसका ज़्यादा होता है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर, इस सब पर देख लिया। अब है तुमको रियल गैस का ये बिहेवियर हो गया तुम्हें। अगर Z ग्रेटर देन 1 होगा बॉयल टेम्परेचर पर तो वो तुम्हारा आइडियल गैस होगा तुम्हारा। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, तो वो पहले क्या बिहेव करेगा, वो Z लेस देन 1 होता है, और एभव जो है बॉयल टेम्परेचर क्या जाता है, Z ग्रेटर देन 1 हो जाता है। और तुमको है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। गैस का जहाँ तक है, गैस पे जब हम लोग प्रेशर इंक्रीज करते जाते हैं, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, एज प्रेशर इंक्रीजेज, द गैस लिक्विफाई, but above a certain temperature, the gas can't be liquefied, can't be liquefies, इसको लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। Gas can't be liquefied. However, high pressure applied to the gas, चाहे कितना भी प्रेशर गैस पर अप्लाई किया जाए उसको लिक्विफाई नहीं किया जा सकता है। तो इसको हम लोग कहते हैं, इसका जो तुम्हारा वैल्यू होगा ये तुम्हारा कहलाएगा, चाहे कितना भी प्रेशर, इस टेम्परेचर को हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये तुम्हारा क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाएगा, जिस टेम्परेचर के एभव तुम्हारा जिस टेम्परेचर के एभव क्या नहीं कर सकें, चाहे कितना भी प्रेशर अप्लाई कर दें उस पर हम लोग उसको लिक्विफाई नहीं कर पाते हैं गैस को, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। और जो उस पर क्रिटिकल प्रेशर होगा तुम्हारा, तो उसमें क्रिटिकल वॉल्यूम हो जाएगा। एट क्रिटिकल प्रेशर जहाँ पर के मिनिमम प्रेशर जहाँ पर के हम लोग लिक्विफाई कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। द मिनिमम प्रेशर भी कह सकते हो, द मिनिमम प्रेशर अप्लाई टू लिक्विफाई ए गैस at critical temperature is called critical pressure, and the volume of gas at critical
टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम, ये क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाएगा। तो जहाँ जिस टेम्परेचर प्रेशर पर मिनिमम, जहाँ पर कि क्या होगा तुम्हारा टेम्परेचर क्या होगा, जिस टेम्परेचर पर कोई गैस को आप मैक्सिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर आप चाहे कितना भी प्रेशर अप्लाई कर दें गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द गैस। क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा तुम्हारा होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो आपका क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा टेम्परेचर तक आप लिक्विफाई कर सकते हैं। इफ ए मतलब वैंडरवाल कांस्टेंट ए, इफ ए ब्रैकेट में इंटरमोलिकुलर फोर्स इज स्ट्रॉन्ग, द क्रिटिकल टेम्परेचर इज हायर। तो हायर टेम्परेचर तक आप लिक्विफाई कर पा रहे हैं, इसका मतलब कि उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है। तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर मोर लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग। क्रिटिकल टेम्परेचर जिस गैस का लेस है उसका जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जहां तक है क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड होता है 30.98 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे तुम्हारा देखो यहाँ पर कुछ जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का तुम्हारे बुक में ग्राफ जो बना हुआ है, इधर प्रेशर है तुम्हारा, इधर तुम्हारा प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, तो ये प्रेशर इधर ले लो, ये प्रेशर इधर की तरफ है वॉल्यूम। तो जैसे जैसे तुमको गैस है अलग अलग टेम्परेचर पर तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा लिक्विड में रहा, ये लिक्विड स्टेट में गया। तो ये जो जैसे से ये तुम्हारा टेम्परेचर T1 पे होगा, ये आइसोथर्म बनाया गया। ये तुमको दूसरा बना, जैसे कि ये तुमको जो कि एरिया होगा, ये तुम्हारा इस ढंग से टेम्परेचर बढ़ा तो ये जो लिक्विड का एरिया है तुमको क्या चल जाएगा, ये कम होता जाता है। और जो कि तुम्हारा क्रिटिकल टेम्परेचर पे जाके ये लिक्विड का जो कि एरिया है बिल्कुल ये तुम्हारा जो टेम्परेचर जस्ट कट करते हुए चला जाए। तो ये तुम्हारा ये जो टेम्परेचर है, जैसे यहाँ T1 है, ये T2 है और ये T3, ये क्या हो गया क्रिटिकल टेम्परेचर एकदम हो गया, जस्ट कट करते चला गया तो क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया। T1 लेस देन T2 लेस देन T3। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर देखो अगर टेम्परेचर कम है आपका तो कम प्रेशर लगा करके ही यहाँ पे ये लिक्विड का रीजन है, ये जो तुम्हारा रीजन दिखाया गया है ये लिक्विडिफाइड, ये जो तुम्हारा रीजन दिखाया गया ये लिक्विड का है, ये सब ये लिक्विड का रीजन है। और ये लिक्विफिकेशन हो गया, जैसे तुम्हारा ये भी लिक्विड रीजन है, ये सब लिक्विड है। और ये जस्ट एक लिक्विड का रीजन एक पॉइंट पर कट कर दिया। तो ये तुम्हारा जैसे जैसे हम लोग क्या करते जा रहे हैं, प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, कोई गैस है तो उसका वॉल्यूम धीरे धीरे घटते जा रहा है और ये लिक्विड रीजन पर इसका इधर सॉलिड में आ जाएगा। तो ये तुम्हारा जो लिक्विफाइड का जैसे देखो लो टेम्परेचर है आपका, टेम्परेचर लो तो लिक्विड का रीजन ज्यादा बड़ा है, इस प्रेशर तक में लिक्विड रहेगा। यहाँ जैसे जैसे देखिए ये क्या होता जाएगा, ये तुमको कम होता जा रहा है। और क्रिटिकल टेम्परेचर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो लिक्विफिकेशन करना उसके एवं लिक्विड रीजन में जाएगा ही नहीं। क्रिटिकल टेम्परेचर के एवं जाइएगा तो हमेशा क्या रह जाएगा, ये गैस में ही रह जाएगा। तो ये तुम्हारा CO2 का इसमें दिखाया हुआ भी है। ये बताता है कि जैसे जैसे हम लोग प्रेशर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ये तुमको इधर की तरफ गैस फेज में है, इधर ये लिक्विड फेज में इंटर करता है। यहाँ पर जो है तुम्हारा जो ये लिक्विड एरिया है तुम्हारा, और उसके बाद इधर सॉलिड में है तुम्हारा। और ये लिक्विड तुम्हारा रीजन में जब भी है तुम्हारा क्रिटिकल टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर क्या हो रहा है तुम्हारा बढ़ रहा है, इसको लिक्विड बनाना कठिन होता जा रहा है। तो इसका लिक्विड का एरिया रीजन घटते जा रहा है, तो लिक्विफिकेशन करना गैस को क्या हो रहा है, कठिन हो रहा है। तो जिस गैस का ए ज़्यादा होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का क्रिटिकल टेम्परेचर तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड का जैसे है तुमको एक गैस है, यहाँ पर P है, यहाँ पर V है, एक गैस हो गया तुम्हें, ये गैस है और इसको यहाँ से यहाँ तक गया तुम्हारा। तो ये देखो प्रेशर बढ़ा तो ये तुम्हारा क्या होता चल गया, लिक्विड रीजन में गया, एक लिक्विड रीजन में रहा, ये टेम्परेचर T1 पर हुआ। और ये तुम्हारा गैस, अब देखो ये जैसे कि टेम्परेचर बढ़ गया तुम्हारा, ये जो लिक्विड है गैस तुम्हारा होगा, तुमको ये ज़्यादा देर तक ये लिक्विड यहाँ तक रहा, ऐसे हो गया। तो ये लिक्विड का रीजन जो तुम्हारा है ये सिकुड़ता जाएगा और जैसे जैसे बढ़ते जाएगा ये लिक्विड रीजन एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पर कि ये जस्ट कट करते हुए चला जाएगा। और ये तुम्हारा जो है ये तुम्हारा टेम्परेचर क्या होगा, ये टी जो तुम्हारा टेम्परेचर ये क्रिटिकल टेम्परेचर हो जाएगा। क्रिटिकल एवं इसके एवं तुमको क्या होगा, ये लिक्विड बनेगा ही नहीं।
और ये जो तुम्हारा रीजन है ये तुमको लिक्विड रीजन करा रहा है, लिक्विफिकेशन, लिक्विड रीजन है ये। तो ये जो तुम्हारा रीजन है ये लिक्विड रीजन है। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद चाहे कितना भी प्रेशर अप्लाई करेंगे ये लिक्विड नहीं बनेगा। लिक्विड रीजन यही है, इसके एवं लिक्विड रीजन होगा ही नहीं। और ये तुमको क्या है कि यहाँ पर जो तुमको प्रेशर बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, तो ये लिक्विड का रीजन में तुम्हें प्रवेश किया और ये तुमको लिक्विड बन गया। जैसे टेम्परेचर लो है तो T1 अगर कम है, T2 उससे ज़्यादा है, T1 छोटा है, T2 उससे बड़ा T3, तो तुम्हारा टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ते जाएगा लिक्विफिकेशन का रीजन घटता जाएगा। तो ये तुम्हारा था लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। तो गैस का, रियल गैस का तुम्हारा जो है ये तुम्हारा टॉपिक था, जिसमें कि ये तुमने देखा कि किस प्रकार से लिक्विफिकेशन वगैरह करते हैं। ए बी इन सबों का तुमको ए तुम्हारा जैसे से ज़्यादा होगा तो क्रिटिकल टेम्परेचर भी क्या होता है उसका ज़्यादा होता है, जिसका इंटरमल पे फोर्स ज़्यादा होगा तो लिक्विफाई करना आसान भी होता है। इंटरमल पे फोर्स ईजी है तो कम प्रेशर पर भी आप लिक्विफाई कर सकते हैं गैस को। इसके बाद तुमको दिए हुए थे लिक्विड स्टेट से जुड़ा हुआ कुछ टॉपिक दिया हुआ है तुम्हारे बुक में, जिसको कि कुछ, जिसमें कि तुमको है सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, वेपर प्रेशर। तो इन सबों को एक अलग से लेक्चर ले लेते हैं छोटा सा, उसमें तुमको इसको डिस्कस कर दिया जाएगा लिक्विड स्टेट को। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चन बनाने में जहाँ भी दिक्कत हो रहा है तुमको लॉज ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन को पर पुट करने की कोशिश करो। उसमें जो है कि यूनिट, जो आर के यूनिट के आधार पर जो प्रेशर, वॉल्यूम, इन सब, और टेम्परेचर को तो ऑलवेज केल्विन में रखना ही है, प्रेशर, वॉल्यूम, इन सब के यूनिट को एडजस्ट करो और उसके आधार पर उस गैस का इक्वेशन का प्रयोग करके कोई भी क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करो। आइडियल गैस इक्वेशन पे काफ़ी क्वेश्चन दिए हुए हैं। रियल गैस पे नीचे का क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, और जा करके फिर एग्जाम्पल का बुक बना सकते हो। राइस टू ऐप पर आकर के तुम आइडियल गैस इक्वेशन का और भी जो चैप्टर क्वेश्चंस हैं उसको तुम कैलकुलेट बना सकते हो। ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करने के लिए राइस टू ऐप पर आ सकते हो। जहाँ भी दिक्कत है वो उस प्रॉब्लम को कोई या किसी थ्योरी में, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ किसी में भी तो हमसे राइस टू ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क भी कर सकते हो। पर्सनल प्रॉब्लम भी है उसको भी सॉल्व किया जाएगा। इसी तरह इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।